तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं अध्याय 5 जैव प्रक्रम सजीवों के अनुरक्षण की कहानी। हम कैसे जानते हैं कि कोई वस्तु सजीव है? उनमें दिखने वाली गति से, जैसे कि वो दौड़ते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं, और उनमें अदृश्य गतियाँ भी होती हैं, जैसे आणविक गति, जो कि जीवन के लिए सबसे आवश्यक होती है। सजीवों की संरचना जो होती है वह सुसंगठित होती है। उनमें कई सारे उत्तक होते हैं। वह उत्तक कई कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनके की बहुत सारे घटक होते हैं। जो कि कोशिकाएं होती हैं उनमें समय का और पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, तो इस टूटन को रोकने के लिए निरंतर अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। तो अनुरक्षण के 4 स्तंभ हैं। पहला है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। तो पोषण में क्या होता है? ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में शरीर के अंदर लेना होता है। मतलब ऊर्जा का स्रोत हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है? भोजन के रूप में। फिर भोजन से जो ऊर्जा होती है वह मुक्त होती है, वह श्वसन प्रक्रिया से होती है। फिर जो यह ऊर्जा है इसे शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, यह वहन प्रक्रिया से होती है। और इस प्रक्रिया में जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं इनको उत्सर्जन से बाहर निकाला जाता है शरीर से। तो अनुरक्षण के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। अब देखते हैं पोषण, ऊर्जा का अंतर्ग्रहण। स्वपोषी पोषण में क्या होता है? स्वपोषी पोषण किसमें होता है? हरे पौधे और कुछ जीवाणुओं में होता है। यह क्या करते हैं? अकार्बनिक स्रोतों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके इनमें प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज बनता है। यह अकार्बनिक स्रोतों का उपयोग करते हैं स्वपोषी पोषण में। के उदाहरण है हरे पौधे और कुछ जीवाणुओं में भी यह स्वपोषी पोषण पाया जाता है। अब विषम पोषी पोषण में क्या होता है? यह जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिन्हें सधर पदार्थों में भोजन के रूप में यह जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं और फिर बाद में पाचन क्रिया से यह जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूटते हैं। यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषियों पर आश्रित होते हैं। या तो यह सीधे सीधे स्वपोषियों को खाते हैं या फिर यह उन जानवरों को खाते हैं जो कि स्वपोषियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका उदाहरण होते हैं जंतु और कवक। तो स्वपोषी पोषण में क्या हो रहा है? यह अकार्बनिक स्रोतों को उपयोग करके कार्बनिक स्रोत में परिवर्तित कर रहे हैं। और विषम पोषी क्या कर रहे हैं? यह जटिल पदार्थों का उपयोग करके उन्हें सरल पदार्थों में कैसे तोड़ रहे हैं? पाचन क्रिया से तोड़ रहे हैं। और यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषियों पर आश्रित होते हैं। जैसे स्वपोषियों में होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से भोजन बनता है। में पहला होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। मतलब पहला इसमें प्रक्रिया होती है वह होती है अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है? क्लोरोफिल जो होती है वो क्या करती है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है। फिर यह जो अवशोषित ऊर्जा होती है यह
जल के अणुओं को तोड़ने में काम आती है, उनके अपघटन में काम आती है। तो प्रकाश ऊर्जा जो अवशोषित की गई है वह रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। कैसे? जल के अणुओं को तोड़ के उनमें अपघटन करके फिर अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में परिवर्तित होता है अपचयन से। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण किसके द्वारा होता है? क्लोरोफिल जो होता है वह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो बच्चों अब देखते हैं एक कोशिकीय जीवों में पोषण। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण बताइए। अमीबा। तो अमीबा करता क्या है? पादाव की मदद से भोजन को घेर लेता है। जब भोजन को घेर लेता है तो इसमें खाद्य रिक्तिका बन जाती है। पादाप से भोजन को घेर लेता है और इसमें खाद्य रिक्तिका बन जाती है। खाद्य रिक्तिका बनने से जटिल पदार्थ जो होते हैं विघटित होकर कोशिका द्रव्य में मिल जाते हैं और अपशिष्ट बाहर निकाल दिया जाता है। यह पादाप फिर से खुल जाते हैं और अपशिष्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। और यह पादाप किसी भी तरफ से जाके इस भोजन को ग्रहण कर सकता है। वहीं पैरामीशियम में क्या होता है? इसमें भोजन जो है यह भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें भोजन एक निश्चित स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। पश्चिमाभाव की गति द्वारा। इसमें क्या था? इसमें पादाप से और इसमें पश्चिमाभ की गति द्वारा भोजन तक पहुंचा जाता है पैरामीशियम में, और इसमें एक निश्चित स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। अमीबा में क्या होता है? वह किसी भी तरफ से पादाप की मदद से भोजन को ग्रहण कर सकता है। अब देखते हैं मानव पाचन तंत्र। तो इसमें यात्रा की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले मुंह से। हम भोजन जब ग्रहण करते हैं सबसे पहले मुंह से ही ना करते हैं, फिर दांतों द्वारा इसको चबाया जाता है। तो जब हम दांतों से चबाते हैं इसमें लार जो है मिश्रित होता है और यहीं पे हम एमिलेज एंजाइम जो है मंड जो भोजन में हमारे मौजूद होता है उसको शर्करा में तोड़ता है। मुंह में क्या होता है? हम दांतों द्वारा भोजन को चबाते हैं और यहाँ पे लार मिश्रित होता है हमारे भोजन से और एमिलेज एंजाइम जो है मंड को शर्करा में तोड़ता है। अब मुंह से ग्रसिका वह भोजन को नीचे आमाशय में ढकेलती है क्रमानुकुंचक गति के द्वारा। और आमाशय में क्या होता है? इसमें HCl अम्ल होता है। तो अम्लीय माध्यम से क्या होता है? बैक्टीरिया का और जीवाणुओं का नाश होता है। और यहाँ पे पेप्सिन निकलता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। और हमारे आमाशय में अस्तर की सुरक्षा के लिए श्लेष्मा होता है जो कि जो पेट में HCl अम्ल बनता है इससे उसकी दीवारों की रक्षा करता है। अब आमाशय में पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन के बाद हमारा भोजन जो है वह क्षुद्रांत में पहुंचता है। क्षुद्रांत में क्या होता है? यहाँ पे यकृत से पित्त रस जो है बनकर पित्ताशय के द्वारा क्षुद्रांत में आता है और यह वसा के पाचन में
मदद करता है। ये करता है, वसा का पाचन कैसे करता है? इमल्सीकरण करके बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलता है जो क्षुद्रांत में आता है, वह प्रोटीन पाचन में मदद करता है। और साथ ही साथ लाइपेज भी निकलता है जो कि इमल्सीकृत वसा के पाचन में मदद करता है। अब जो हम भोजन करते हैं उनमें जो भी प्रोटीन होते हैं वह टूटकर अमीनो अम्ल में परिवर्तित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और वसा जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। और जब यह बृहदांत्र की ओर बढ़ता है तो इसी क्षुद्रांत में ही सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए इसमें दीर्घरोम होता है ताकि भोजन का रक्त में अवशोषण अच्छे से हो सके। तो क्षुद्रांत में क्या होता है? यहाँ पे यकृत से पित्तरस आता है, अग्नाशय से ट्रिप्सिन और लाइपेज आता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचन में मदद करता है, लाइपेज इमल्सीकृत वसा के पाचन में मदद करती है और अंततः प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में टूट जाता है। और इनकी दीवारों पे दीर्घरोम होता है। तो दीर्घरोम क्या करता है? सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है जिससे कि भोजन का रक्त में अवशोषण हो सके। अब देखते हैं श्वसन, भोजन से ऊर्जा की मुक्ति। तो श्वसन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं होता है। श्वसन का मतलब ये नहीं होता है कि केवल बस हम सांस ही लेते हैं, बल्कि श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन अणु होता है, इसका कोशिका द्रव्य में पायरुवेट के रूप में परिवर्तन होता है। और ये पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन अणु होता है। तो ग्लूकोज का सबसे पहले 3 कार्बन अणु जो कि पायरुवेट होता है उसमें परिवर्तन होता है। अब इसके बाद अगर यहाँ पे 3 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है, यह पायरुवेट इथेनॉल में परिवर्तित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऊर्जा निकलती है। तो 3 कार्बन अणु 2 कार्बन अणु इथेनॉल में परिवर्तित होता है। यह कब होता है? जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। यह प्रायः ईस्ट में पाया जाता है। अब हमारी मांसपेशियों में क्या होता है? वहां पे भी ऑक्सीजन का अभाव होता है। यह 3 कार्बन अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है और ऊर्जा देता है। यह लैक्टिक अम्ल जो है यह 3 कार्बन अणु है और जब इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति मिलती है तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और जो यह अतिरिक्त ऊर्जा निकलती है यह कोशिकाओं में एटीपी के रूप में इनका भंडारण होता है। यही एटीपी जो है हमें टूटकर ऊर्जा देती है। तो एटीपी टूटकर एडीपी और फॉस्फेट में टूटता है और हमें ऊर्जा देता है। जब ऊर्जा ज्यादा होता है तो क्या होता है? एटीपी के रूप में इनका भंडारण होता है। तो इसमें एडीपी में फॉस्फेट जुड़ के इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके एटीपी में परिवर्तित हो जाता है और यह कोशिकाओं में इनका भंडारण होता है। और जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है तो यह एटीपी
एडीपी में टूटकर हमें ऊर्जा देता है। तो हमारी कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा किसे बोलते हैं? एटीपी को। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। अब देखते हैं मानव श्वसन तंत्र। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर की तरफ उठती हैं। डायफ्राम जो होता है वह चपटा होता है। हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है और वक्ष गुहिया बड़ी होती है और हमारे फेफड़ों में हवा भर जाती है। तो यह जो गुंबदनुमा डायफ्राम है यह चपटा हो जाता है, हमारी पसलियां ऊपर की तरफ उठती हैं और वक्ष गुहिया बड़ी हो जाती है और हमारे फेफड़ों में हवा भर जाता है। और इन्हीं फेफड़ों में क्या होता है, इनकी दीवारें एक कुपिका होती है जो गुब्बारे जैसी संरचना होती है। इनके पास रक्त प्रवाहित होता रहता है और इससे क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इसमें से निकलकर इस रक्त में मिश्रित हो जाता है हीमोग्लोबिन में, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश कर जाती है इस कुपिका में, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है और ऑक्सीजन जो है रक्त से हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। तो कुपिका क्या करती है, एक सतह उपलब्ध कराती है जहां गैसों का विनिमय होता है। किन किन गैसों का विनिमय होता है? ऑक्सीजन जो है कुपिका से रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से कुपिका में प्रवेश करती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं यह हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कुपिका से रक्त में मिश्रित हो जाती है और इसमें रक्त कोशिकाओं में लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वह ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के हर ऊतक तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब रक्त में ऑक्सीजन तो मिश्रित हो गया, लेकिन अब पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए एक पंप की आवश्यकता होती है। तो वह पंप का काम हमारा हृदय करता है और इसमें दोहरा परिसंचरण होता है। रुधिर का एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजरता है। यह ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है, जिससे उच्च ऊर्जा मिलती है। तो दोहरा परिसंचरण में क्या होता है, रुधिर के एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजरता है और यह ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है, जिससे उच्च ऊर्जा मिलती है। जो आप नीली देख रहे हैं, जो ये दिखा रहा है कि धमनियां, रक्त धमनियां फेफड़ों की ओर, तो ये जो फेफड़ों की ओर जा रही है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाके फेफड़ों में मिक्स होती है और जो शरीर की ओर है इसमें क्या होता है, यह ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाती है। और अब देखते हैं रुधिर वाहिकाएं। तो धमनियां होती हैं और शिरा। धमनियां को लाल से दिखाया जाता है, क्यों? क्योंकि लाल रक्त कोशिका क्या करती है, ऑक्सीजन प्रवाहित करती है, तो रुधिर को इधर से दूर ले जाती है और इनमें उच्च दाब होता है। रुधिर जो होती हैं धमनियां जो होती हैं रुधिर को हृदय से दूर ले जाती हैं और इनमें उच्च दाब होता है और इनकी दीवारें मोटी तथा लचीली होती हैं और इनमें
आमतौर पर ऑक्सीकृत रुधिर होता है। वहीं शिरा जो होता है वह रुधिर को हृदय की ओर लेके आती हैं। इनमें वॉल्व होते हैं ताकि रुधिर उल्टा ना बहे। इनमें वॉल्व होते हैं क्यों? ताकि रुधिर उल्टा ना बहे। मतलब यह एक ही दिशा में रुधिर को प्रवाह करते हैं और धमनियों में रुधिर की दोनों तरफ प्रवाह होती है। और रुधिर में क्या होता है? धमनी क्या करती है? रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है और इनमें उच्च दाब होता है। और शिरा क्या करती है? रुधिर को हृदय की ओर ले जाती है। हृदय की ओर रुधिर, शिरा, हृदय से दूर रुधिर, धमनी। और धमनियों में उच्च दाब होता है, शिरा में कम दाब होता है। अब केशिका वह जगह है जहां पर पदार्थों का वास्तविक विनिमय होता है। और हमारे इसमें रक्त में प्लेटलेट्स भी होते हैं जो प्लेटलेट्स किस काम में आते हैं? जब हम चोट लगती है तो हमारे रक्त का थक्का बनता है और यह थक्का बनाने में कौन काम आता है? प्लेटलेट्स। और इस थक्का बनने से हमारे रक्त का जो है रिसाव रुकता है। तो जब भी हमें चोट लगती है तो चोट लगने पे रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। और यह थक्का बनाकर रिसाव को रोकते हैं। अगर रिसाव नहीं रोके तो चोट लगने से हमारे शरीर का पूरा रक्त जो है प्रवाहित हो जाएगा। अब देखते हैं पादपों में परिवहन। तो पादपों में परिवहन करने के लिए दो वाहन होते हैं, एक भोजन का और एक जल और खनिजों का। तो जो जल और खनिजों का वहन करता है उसे जाइलम बोलते हैं, और जो भोजन का वहन करता है उसे फ्लोएम बोलते हैं। तो जाइलम क्या करता है? जल और खनिजों का वहन करता है। यह जल और खनिजों का वहन किधर की ओर करता है? जड़ से पत्तियों की ओर करता है। और वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पत्तियों से पानी को उड़ती है, इससे एक चूषण बल बनता है जो कि पानी को ऊपर की ओर खींचती है। जैसे पत्तियों से क्या होगा? तो वाष्पोत्सर्जन होता है, यहाँ पानी यहाँ से भाप बन के उड़ गया, तो इससे चूषण बल उत्पन्न होता है जिससे पानी नीचे से ऊपर की ओर खींचता है। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम भोजन का वहन करता है, स्थानांतरण करता है। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है, इसमें एटीपी ऊर्जा का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि भोजन नीचे भी जरूरत होता है, ऊपर भी जरूरत होता है, दाएं भी बाएं भी। तो नीचे तो मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण से पहुंच जाएगा, लेकिन बाकी सब जगह पहुंचाने के लिए इसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो वो ऊर्जा कहां से आती है? एटीपी से। वह ऊर्जा एटीपी से आती है। तो जाइलम क्या करता है? जल और खनिजों का वहन करता है, जड़ से पत्तियों तक। और पत्तियों से पानी कैसे उड़ता है? वाष्पोत्सर्जन से, और जिससे चूषण बल बनता है जो पानी को ऊपर की ओर खींचता है। और वहीं फ्लोएम जो है भोजन का वहन करता है, और यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, इसमें एटीपी ऊर्जा का उपयोग होता है। अब देखते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन को सफाई अभियान भी कहते हैं। अब देखते हैं पहले मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है, और
वृक्क में नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या होता है? वृक्क की निस्पंदन इकाई को, वृक्क की निस्पंदन इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। यह वृक्क कैसे काम करता है? रुधिर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जो कि यूरिया होता है उसको छानता है और मूत्र के द्वारा वह शरीर से त्याग किया जाता है। वहीं पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो कि ऑक्सीजन होता है वह सीधे रंध्रों से निकलता है। फिर जब पत्तियों में अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा जमा हो जाता है तो वह पत्तियां टूटकर गिर जाती हैं और कुछ अपशिष्ट जो होते हैं वह रेजिन या गम के रूप में निकलते हैं। अब तो सजीव होना अणुओं की निरंतर गति है। इनमें पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन पाया जाता है। यह सभी प्रक्रियाएं एक साथ मिलकर जीवन को संभव बनाती हैं। अगर यह प्रक्रिया रुक जाएंगी, इनमें से एक भी प्रक्रिया रुक गई तो इनका रुकना ही मृत्यु हो जाता है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।